हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षण डिजिटल एकेडमी। इंग्लिश प्रैक्टिस फॉर टीजीटी पीजीटी एग्जाम की इस सीरीज में हम पढ़ रहे हैं लिटरेरी टर्म्स को। आज की जो हमारी पहली लिटरेरी टर्म है वो है डाइकॉटमी। सबसे पहले हम देखेंगे कि डाइकॉटमी किसे कहते हैं। तो डाइकॉटमी इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड डाइकॉटमिया दैट मीन्स डिवाइडिंग इनटू टू। यानी कि जो शब्द डाइकॉटमी है वो ग्रीक वर्ड डाइकॉटमिया से आया है, जिसका अर्थ होता है डिवाइडिंग इनटू टू, यानी कि दो भागों में बांट देना। डाइकॉटमी इज अ लिटरेरी टेक्निक दैट डिवाइड्स अ थिंग इनटू टू इक्वल एंड कॉन्ट्राडिक्टरी पार्ट और बिटवीन टू अपोजिंग ग्रुप। यानी कि डाइकॉटमी एक ऐसी लिटरेरी टेक्निक है जिसमें किसी चीज को बराबर भागों में, यानी कि तो बराबर विपरीत भागों में बांटा जाता है, या फिर कहें कि अपोजिट ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। इन लिटरेरी वर्क राइटर्स यूज दिस टेक्निक फॉर क्रिएटिंग कॉन्फ्लिक्ट्स इन द स्टोरीज एंड प्ले। जो लिटरेरी वर्क्स होते हैं उसमें राइटर अपनी स्टोरी या फिर अपने जो प्लेज होते हैं उनमें कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इट्स कॉमन एग्जाम्पल इन लिटरेचर। जो इसके कॉमन एग्जाम्पल हमें लिटरेचर में देखने को मिलते हैं वो है गुड एंड इविल, जो कि विपरीत और बराबर भाग हैं। सोल एंड बॉडी, रियल एंड इमेजिनरी, हेवन एंड हेल, मेल एंड फीमेल एंड सेवेज एंड सिविलाइज। तो ये इसके एग्जाम्पल हैं। हमारा अगला जो लिटरेरी टर्म है वो है डिडक्टिज्म। डिडक्टिज्म क्या होता है? तो द वर्ड didactic is frequently used for those literary texts which are overloaded with informative or realistic matter। यानी कि ये शब्द उन या ऐसे जो लिटरेरी वर्क होते हैं या लिटरेरी टेक्स्ट होते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशन से भरे हुए होते हैं, यानी कि बिल्कुल रियलिस्टिक होते हैं, जिनमें कोई भी काल्पनिकता नहीं होती और बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशन या कहें कि बहुत ही ज्यादा फैक्चुअल फैक्चुअल चीजें उसमें प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो ऐसे जो वर्क होते हैं उनको डिडक्टिज्म कहते हैं। एंड आर मार्क बाय द ओमिसिंग ऑफ ग्रेसफुल एंड प्लीजिंग डिटेल। यानी कि इसमें कोई भी खुश करने वाली या फिर ग्रेसफुल जो इंफॉर्मेशन होती है वो नहीं होती है, उसका ओमिशन कर दिया जाता है, यानी कि उसको हटा दिया जाता है। और पूरी की जो पूरा लिटरेरी वर्क होता है उसको फैक्ट से या फिर जो इंफॉर्मेशन होती है उससे भर दिया जाता है। Didactic therefore becomes a derogatory term referring to the form of literature that are ostensibly dull and erudite। यानी कि ये एक ऐसा टर्म है जिसको बाद में मतलब अपमानजनक समझा जाने लगा, यानी कि ऐसे लिटरेरी टर्म्स, ऐसे लिटरेरी जो वर्क होते थे उनके लिए इस्तेमाल किया जाने लगा जो कि बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशन से भरे हुए होते थे, बहुत ही ज्यादा डल होते थे और बहुत ही ज्यादा मतलब आडंबरपूर्ण होते थे, जिसमें भर भर के इंफॉर्मेशन दी जाती थी जिसको पढ़ने में कोई मतलब इंटरेस्ट ही नहीं आता था। फॉर एग्जाम्पल द जॉन बनियान टेल। जो जॉन बनियान की एक टेल यानी कि कहानी है अबाउट अ पिलग्रिम। पिलग्रिम यानी कि जो एक तीर्थ यात्री की कहानी है जिसमें वो गुड चीजें सीखता है, यानी कि जो बेकार या खराब चीजें होती है, यानी कि बुराइयों को छोड़कर अच्छाइयों को सीखने की जो कोशिश करता है या सीखता है। तो उसमें जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाती है, यानी कि जो उसमें ज्ञान बताया जाता है, वो इसका एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है, जिसमें मतलब कोई भी इंटरेस्ट नहीं आता, बस किस तरह से मतलब पूरी जो ज्ञान की बातें होती हैं वो उसमें बताई जाती। इसके अलावा इसके और एग्जाम्पलों की बात करें हम कि और इस तरह के जो लिटरेरी वर्क होते हैं उसमें और क्या-क्या आ सकता है। तो जैसे कि टेक्स्ट बुक होती हैं हमारी, मतलब बोरिंग होती हैं। इसी तरह जो रेसिपी बुक होती हैं, अगर आप किसी रेसिपी बुक को देखें तो वो भी इसी कैटेगरी में रखी जा सकती है, क्योंकि उसको पढ़ने में भी कोई मतलब इंटरेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि उसमें भी क्या होती है, सिर्फ इंफॉर्मेशन ही दी गई होती है। इसी तरह से फेबल्स हैं, पैराबल्स हैं। इसके अलावा इंस्ट्रक्शन जो मैनुअल आते हैं, जैसे कोई सामान आप परचेज करते हैं तो उसके साथ जो इंस्ट्रक्शन मैनुअल आता है वो भी पढ़ने में बहुत ज्यादा बोरिंग होता है, क्योंकि उसमें भी सारी इंफॉर्मेशन की चीजें होती हैं, मतलब कोई भी इस तरह की ग्रेसफुलनेस या फिर कोई भी प्लीजिंग डिटेल उसमें नहीं होती है। तो ये सारे डायडेक्टिक लिटरेचर के ही एग्जाम्पल होते हैं जो कि पढ़ने में बहुत ही ज्यादा बोरिंग होते हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन से भरे हुए होते हैं। अगला जो हमारा लिटरेरी टर्म है वो है डर्ज। तो अ सॉन्ग संग स्पेशली इन द पास्ट, यानी कि पुराने समय में एक गाया जाने वाला छोटा सॉन्ग होता था एट अ funeral और फॉर अ डेड पर्सन, यानी कि किसी के अंतिम संस्कार पर या किसी मरे हुए व्यक्ति के लिए, यानी कि जिसकी मृत्यु हो गई है उस व्यक्ति के लिए गाया जाता था। और इन सिंपल वर्ड, यानी कि सिंपल वर्ड में कहें तो इट इज अ शॉर्ट एलिजी, यानी कि इसे हम शॉर्ट एलिजी कह सकते हैं, जो कि गाने के लिए जैसे एलिजी राइटर लिखते हैं तो वो बहुत बड़ी-बड़ी होती हैं, कई सारी लाइनों में, कई सारे पैराग्राफ में होती हैं। तो इसे हम एक शॉर्ट एलिजी कह सकते हैं, जो किसी फ्यूनरल यानी कि जो अंतिम संस्कार की क्रिया होती थी उस पे, या फिर कोई व्यक्ति जो जिसकी मृत्यु हो चुकी है पास्ट में उसके लिए गाया जाता था। फॉर एग्जाम्पल फियर नो मोर फ्रॉम द
हीट ऑफ द सन, ये एक शॉर्ट एलिजी है जो कि शेक्सपियर के किम्बेलाइन से ली गई है, तो उसको डर्ज कहते हैं, यानी कि एक शॉर्ट एलिजी। अगला जो लिटरेरी टर्म है हमारा वो है डिस्कोर्स। डिस्कोर्स की बात करें तो इट इज अ लॉन्ग एंड सीरियस डिस्कशन। ये किसी चीज पर, किसी सब्जेक्ट पर लॉन्ग या फिर सीरियस डिस्कशन होता है, चाहे वो स्पीच के तौर पर हो सकता है, चाहे वो राइटिंग के तौर पर हो सकता है, यानी कि वर्बल भी हो सकता है और रिटर्न में भी हो सकता है। द वर्ड डिस्कोर्स कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड डिस्कोरस। जो लैटिन वर्ड है डिस्कोर्सस, उससे लिया गया है, जिसका अर्थ होता है एन आर्ग्यूमेंट, यानी कि एक वाद विवाद, जिसमें मतलब एक ही कोई टॉपिक होता है या एक ही सब्जेक्ट होता है, उस पे काफी लंबी बातचीत वाद विवाद के माध्यम से की जा सकती है। या फिर मतलब इसका जो सिंपल अर्थ होता है वो होता है प्रवचन, यानी कि किसी एक ही टॉपिक पर बोलते जाना या फिर उसके बारे में बताते जाना, तो उसे ही डिस्कोर्स कहते हैं। डिस्कोर्स इज अ यूनिट ऑफ कनेक्टेड स्पीच और राइटिंग दैट इज लॉन्गर देन अ सेंटेंस, यानी कि इसमें जो कोई स्पीच होती है या जो कोई राइटिंग होती है वो क्या होती है, एक सेंटेंस से बड़ा होता है, यानी कि एक ही टॉपिक पर इंसान बोलता जाता है। हैज अ क्रोसेट मीनिंग एंड पर्पस, यानी कि एक तो सेंटेंस से बड़ा होता है और किसी खास टॉपिक पर बहुत लंबे समय तक इसमें बोला जाता है। इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज अ फॉर्मल एंड ऑर्डरली एक्सप्रेशन ऑफ थॉट ऑन अ सब्जेक्ट, यानी कि किसी एक ही सब्जेक्ट पर किसी भी व्यक्ति के फॉर्मल या फिर जो ऑर्डरली पूरा जो उसका एक्सप्रेशन होता है, यानी कि जो उसकी पूरी भावनाएं होती हैं वो पूरी थ्रू आउट किसी एक सब्जेक्ट पर निकलती हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे शी गेव अ डिस्कोर्स ऑन द नेचर ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ, यानी कि अगर हम कह सकते हैं कि किसी ने मतलब मरने के बाद जो लाइफ होती है उस पर डिस्कोर्स यानी कि प्रवचन दिया। आप जानते हैं कि प्रवचन क्या होता है, कि किसी एक ही टॉपिक पर लगातार उस पर बोलते जाना, तो उसे ही डिस्कोर्स कहते हैं। द एसे वाज अ डिस्कोर्स ऑन द कंट्रीज फ्यूचर एनर्जी नीड्स, यानी कि कोई ऐसे है जो कि किस पर, जो कंट्री की फ्यूचर एनर्जी नीड्स हैं उस पर एक डिस्कोर्स यानी कि प्रवचन है या उस पर पूरा ज्ञान उसमें दिया गया है। इसके अलावा ही देन बिगन अ लॉन्ग डिस्कोर्स एक्सप्लेनिंग व्हाई आई वाज रॉन्ग, यानी कि उसने फिर प्रवचन देना शुरू किया कि वो गलत क्यों था या फिर क्यों नहीं था। इस तरह से ये डिस्कोर्स के एग्जाम्पल, यानी कि डिस्कोर्स शब्द का जो अर्थ होता है वो प्रवचन होता है, जिसमें किसी एक ही टॉपिक पर लंबे समय तक बोला जाता है। इसके बाद हमारा अगला जो लिटरेरी टर्म है वो है डॉगरल। बात करें डॉगरल की तो डॉगरल इज अप्लाइड टू रफ एंड हैवी फुटेड एंड जर्की verification and also to words that are monotonously regular in meter and tritely conventional in sentiment, यानी कि डॉगरल क्या होता है, एक ऐसा कोई वर्क होता है जो कि मोनोटोनसली रेगुलर होता है, यानी कि मीटर में रेगुलर होता है, मतलब बहुत ही ज्यादा बोरिंग होता है, एक ही मीटर पर चलता जा रहा है, उसको पढ़ने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है, कोई वेराइटी उसमें दिखाई नहीं दे रही है, और बहुत ही ज्यादा कन्वेंशनल होता है, यानी कि पारंपरिक रूप से लिखा गया होता है, जिसको पढ़ने में बिल्कुल भी मतलब कोई भी इंटरेस्ट या कोई भी मनोरंजन उसको पढ़ने से नहीं होता है। डॉगरल इज अ पोइट्री दैट इज इरेगुलर इन रिदम, उसकी ना तो कोई रिदम होती है ना ही कोई राइम होती है। ऑफन डेलिबरेटली फॉर बर्कुलस और कॉमिक इफेक्ट, अक्सर जो इसका इस्तेमाल है वो किसी बर्कुलस या फिर कॉमिक इफेक्ट के लिए किया जाता है। बर्कुलस एक ऐसा वर्क होता है जिसमें किसी चीज की मजाक बनाई जाती है, यानी कि मजाकिया लहजे में उसको लिखा जाता है, तो या फिर ये बर्कुलस के लिए या फिर जो कोई कॉमिक इफेक्ट क्रिएट करना हो, यानी कि कभी कभी आप देखते हैं कि कोई ऐसी भद्दी सी कविता होती है जिसको पढ़ने में इंटरेस्ट तो नहीं आता लेकिन हंसी आती है, तो कॉमिक इफेक्ट के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अल्टरनेटिवली इट कैन मीन वर्ड्स विच हैज अ मोनोटोनस रिदम, यानी कि अल्टरनेटिवली अगर हम कहें तो इसका जो यूज है वो हम ऐसे वर्ड के लिए कर सकते हैं जो कि मोनोटोनस है रिदम में, या फिर उसकी इजी राइम है, यानी कि बिल्कुल कोई मतलब बेतुका सा बना दिया गया है, बहुत इजी है, यानी कि बच्चा भी उस तरह की राइम लिख सकता है इस तरह से। और चीप और ट्राइबल मीनिंग होते हैं, यानी कि इसका जो मीनिंग होता है वो बहुत ही ज्यादा छोटा या फिर बिल्कुल ट्राइबल यानी कि तुच्छ टाइप की जो मीनिंग होती है वो इसकी होती है। मैनी पोएट्स कॉमनली यूज्ड डॉगरल विद इंटेंशन दियर वर्क, यानी कि जो बहुत सारे पोएट्स हैं वो जानबूझकर इस तरह की जो चीजें हैं वो अपने प्ले में, यानी कि कॉमिक इफेक्ट क्रिएट करने के लिए जानबूझकर ऐसी चीजों को इंक्लूड करते हैं, जिसमें जॉफरी चौसर और जो जॉन स्केल्टन है उनका नाम प्रमुखता से आता है। एग्जाम्पल की बात करें तो जो पोएट जॉन स्केल्टन हैं 15th सेंचुरी के ये पोएट हैं, इनका एक वर्क है कॉलिन क्लाउड। तो ये जो कॉलिन क्लाउड है वो इसी तरह का वर्क है, इसमें जो ये कॉलिन क्लाउड है इस पोयम में was meant to capture the flaws in the character of cloud, यानी कि जो क्लाउड का कैरेक्टर है उसमें क्या क्या कमियां हैं उनको बहुत ही कॉमेडिक मैनर में ये इस पोयम में बताते हैं। कैप्चरिंग द मैनी डिफरेंट फैक्ट्स ऑफ हिज रिडिकुलसनेस, यानी कि उसकी जो बिल्कुल मतलब हास्यप्रद चीजें हैं या फिर उसके जो कैरेक्टर है उसमें जो कमियां हैं उसको बहुत ही कॉमेडिक मैनर में इस पोयम में वो बताते हैं। तो इस तरह का जो वर्क होता है उसे ही कहते हैं। आगे हम बात करते हैं अगले शब्द की। जो अगला शब्द है वो है डोपलगैंगर। डोपलगैंगर की बात
बात करें तो इट इज अ जर्मन वर्ड मीनिंग लुक अलाइक, यानी कि डॉपलगैंगर का अर्थ होता है, एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है किसी के जैसा दिखना, यानी कि एक समान दिखना, और इसे डबल वॉकर भी कहते हैं। ओरिजिनली मीन्ट अ घोस्ट और शेडो ऑफ अ पर्सन, यानी कि शुरुआत में जो इसका ओरिजिनल अर्थ था वो ये होता था कि या तो कोई घोस्ट जो उसके जैसा ही दिखता है या फिर किसी की छाया। बट नाउडेज इट सिंपली रेफर्स टू अ पर्सन दैट इज लुक अलाइक ऑफ अनदर पर्सन। लेकिन आजकल इस शब्द का जो इस्तेमाल है वो किसी ऐसे इंसान के लिए किया जाता है जो दूसरे के जैसा दिखता है। एग्जाम्पल की बात करें तो द घोस्ट ऑफ हैमलेट्स फादर इन शेक्सपियर्स हैमलेट, शेक्सपियर का जो प्ले है हैमलेट, उसमें जो हैमलेट कैरेक्टर है उसके जो पिता हैं किंग हैमलेट, उनका जो घोस्ट होता है उसको हम इस उसमें रख सकते हैं इज एन एग्जाम्पल ऑफ डॉपलगैंगर, क्योंकि वो क्या है, जो हैमलेट के पिता का घोस्ट है, यानी कि जो हैमलेट के पिता थे वो बिल्कुल हैमलेट के जैसे ही दिखते थे, ऐसा उस प्ले में बताया गया है। तो यानी कि लुक अलाइक उसी के जैसे दिखते थे। द आइडिया ऑफ गेटिंग रिवेंज इज पुट इन हैमलेट्स माइंड बाय द एप्रिएशन ऑफ हिज फादर हु टेल्स हिम दैट ही वाज मर्डर्ड, यानी कि इसमें क्या है, एक मतलब भूत है, यानी कि जो हैमलेट का भूत है वो दिखाता है, जो कि हैमलेट को बताता है कि उसके पिता का क्या है, मर्डर किया गया, यानी कि वही भूत खुद बताता है कि उसका क्या किया गया है, मर्डर किया गया है। द यूज ऑफ डॉपलगैंगर हेल्प शेक्सपियर टू सेट अप द प्लॉट ऑफ हिज प्ले दैट रिवॉल्व्स अराउंड द थीम ऑफ रिवेंज, यानी कि जो डॉपलगैंगर है वो शेक्सपियर हो या फिर जो कोई और भी राइटर हो, उनको जो उनका प्लॉट होता है जिसमें वो मतलब जो उनके प्लॉट की जो पूरी कहानी है वो रिवेंज के इर्द गिर्द घूमती है, तो उस प्लॉट को सेट करने में हेल्प करता है। यानी कि जो डॉपलगैंगर है वो किसी भी राइटर को या कहीं की शेक्सपियर को जो प्लॉट होता है उसको सेट करने में, यानी कि जो प्लॉट का सेटअप होता है जो कि किसी रिवेंज की थीम के ऊपर रिवॉल्व करता है, यानी कि उसमें रिवेंज की थीम है, तो जो शुरुआत में कहानी को सेट किया जाता है, यानी कि पूरा बनाया बताया जाता है कि ऐसे ऐसे है और आगे क्या होगा, तो जो पूरा सेटअप है उसको तैयार करने में ये क्या करता है, डॉपलगैंगर हेल्प करता है। तो इस तरह आज के वीडियो में हमने कुछ लिटरेरी टर्म्स को देखा। अगर आप इसी तरह से और भी लिटरेरी टर्म्स को मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।